आज हम आपके सामने एक नया स्टॉक लेके आए हैं जिसका नाम है नवकार कॉर्पोरेशन, जो कि इन्वेस्टेबल कैटेगरी के अंदर है। इसका जो करंट प्राइस है वो 63 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और इसका जो बुक वैल्यू है पर शेयर वो 129 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर कंपनी के पीई की बात करते हैं तो कंपनी 11 रुपए के ऊपर 1 रुपया कमा रही है आज के स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंग। और कंपनी का जो आरओई है जो कि 129 के ऊपर है, वो है तकरीबन 4.25%। और अगर हम 63 के हिसाब से देखते हैं तो ये अराउंड 7-7.5% के आसपास आरओई निकल के आ रहा है। अगर हम कंपनी के बुक बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी रिसेंटली जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बोरोइंग्स जो हो रही है, जो कंपनी ने जो लोन ले रखा था वो अभी रिसेंटली सितंबर 2020 के क्वार्टर का अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे हद तक बोरोइंग्स अपनी कम की हैं। अगर हम अदर लाइबिलिटी सेक्शन को भी देखते हैं तो यहाँ पर दोनों को अगर मिलाते हैं तो 750 करोड़ का यहाँ पर दिखाई दे रहा था, बट अभी आज के दिन देखा था 500 करोड़ के आसपास ही यहाँ पर लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर बची हुई है। अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो कंपनी का जो मेन जो काम है उसके हिसाब से ही कंपनी के पास एसेट्स होते हैं। तो कंपनी का जो मेन काम क्या है, जो कार्गोज होते हैं, जो शिपिंग जो कंटेनर्स होते हैं उनको, शिपिंग कंटेनर्स नहीं कहूँगा, जो कंटेनर्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने का काम है। अगर ये हो सकता है शिप के जो कंटेनर्स होते हैं वो एक डॉक से दूसरे डॉक के अंदर, या फिर जो प्राइवेट जो कंपनियाँ होती हैं, जो वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ से डॉक के ऊपर, या फिर एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस के ऊपर, तो इस टाइप से जो कार्गोज होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट का काम करती है कंपनी। तो ये बड़े कार्गोज भी हो सकते हैं, छोटे कार्गोज भी हो सकते हैं, इन सब के अंदर डील करती है। तो इसी हिसाब से कंपनी को जो मेन एसेट्स जो कंपनी के पास में होंगे, एक तो मशीनरी होगी और दूसरा जो होंगी वो बिल्डिंग्स एंड लैंड का होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि लैंड के अंदर कंपनी का 1351 करोड़ रुपए का लैंड है और यहाँ पर 323 करोड़ रुपए का बिल्डिंग्स हैं और मशीनरी है 206 करोड़ की। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के पास में मेन जो लैंड है और बिल्डिंग है, और ये दोनों की जो वैल्यू होती है विद टाइम बढ़ती है, और ये जो मशीनरी वाला पार्ट है ये घटता है। तो यहाँ पर जो ये बुक वैल्यू में हमें जो बिल्डिंग का भाव नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली वो प्राइस है जिस पर कंपनी ने खरीदा है। अगर ये कंपनी ने 3 साल, 4 साल या 10 साल जैसे पहले यहाँ पर 273 रुपीज़ में खरीदा है कंपनी ने, तो आज ये ज़रूरी नहीं है कि 273 रुपीज़ ही इसका भाव है। आज ये 10 गुना, 50 गुना भी ऊपर हो गया, हो सकता है कि ऐसा हो गया होगा। क्योंकि ज़मीन के भाव दिन-रात बढ़ते हैं और बिल्डिंग्स के भाव भी दिन-रात बढ़ते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे भी तो ज़मीन ही है। अब बिल्डिंग्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं जिसकी वज़ह से हमें टैक्स कम देना पड़ता है और हम लोग अलग और बिल्डिंग्स खरीदने खरीदने के मतलब काबिल हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी इस कंपनी का बहुत अच्छा पार्ट है कि जो इसके बुक वैल्यू के अंदर जो ये लैंड एंड बिल्डिंग्स का बड़ा पार्ट है, इसकी वज़ह से जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है वो काफ़ी ऊपर नज़र आती है, ऊपर गई हुई मिलती है। एंड सेकंडली अगर कंपनी के और चीज़ों की बात करते हैं तो नॉर्मली बाकी तो सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स ही नज़र आ रहे हैं। अगर हम और चीज़ों की बात करते हैं तो कंपनी के पास में कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर नहीं रखा है, और अगर अदर एसेट्स में बात करें तो कंपनी को 92 करोड़ रुपए आज के दिन रिसीव होने हैं और कंपनी ने 46 रुपीज़ का कहीं किसी को लोन दे रखा है। अगर हम कंपनी के कैश फ्लो की बात करते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव्स में है और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव में है। तो ये नेगेटिव में अच्छी चीज़ है कि इसका मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है कैश के अंदर, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कंपनी फाइनेंसिंग से पैसा उठा रही है, मतलब लोन पर पैसा उठा रही है और इन्वेस्टिंग में पैसा डाल रही है और ऑपरेशन से पैसा आ रहा है। तो ये सारे के सारे अच्छे हैं। अगर ये फाइनेंसिंग वाला भी पार्ट नेगेटिव होता तो और भी अच्छा होता। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो कंपनी ने यहाँ पर अपनी जो शेयर्स हैं, कंपनी ने अपने प्रमोटर्स ने वापस खरीदे हैं मार्केट से। मोस्टली ये जो मार्केट में एफआईआईज एंड पब्लिक दोनों से ही खरीदे हैं। तो कंपनी अपने शेयर्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो। अगर हम कंपनी की और चीज़ों की बात करते हैं, जैसे चार्ट को एक बार अगर हम देख लेते हैं ताकि हमें किस लेवल के ऊपर लेने लायक है उसका अंदाज़ा पड़ जाए अपने को। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का चार्ट इस टाइप से बन रहा है, और यहाँ पर एक बार हम लाइन खींच के देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या बन रही है। तो ये कंपनी का ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पर, और कंपनी इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए शॉर्ट टर्म में ऊपर जा रही है, जो कि 20 शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म हो गया, 2020 से लेके अभी ऊपर ही जाती हुई नज़र आ रही है। शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला था, जिसका इस टाइप से डाउनफॉल था। और इसी को हम ज़ूम आउट करते हैं, सॉरी ज़ूम इन करते हैं, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा खासा अक्यूमुलेशन फ़ेज़ यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है, जिसके बाद में अक्यूमुलेशन फ़ेज़ से बाहर निकल गई है कंपनी, और कल ही इसने ब्रेकआउट दिया है अक्यूमुलेशन फ़ेज़ के बाहर। तो यहीं पर हमारा जो बाइंग बनता है, रिकमेंडेशन है कि ये 60 के आसपास हम इसको बाय कर सकते हैं विद द टारगेट्स ऑफ लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो काफ़ी ऊपर रहेंगे, बट शॉर्ट टर्म के लिए हम इसके स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जो टारगेट है वो 71 है पहला तो, और दूसरा जो टारगेट है वो 88 है।
स्टॉप लॉसेस की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस एक तरीका है रिस्क को कम करने का। हम जो रिस्क ध्यान करते हैं मतलब रिस्क को कम करने के जो हमारे तरीके हैं वो डाइवर्सिफिकेशन के तरीके से, कि आप एक स्टॉक में पैसा ना लगाइए, कम से कम 15 स्टॉक्स में इस टाइप से पैसा लगाइए जो वेल रिसर्च स्टॉक्स होते हैं। तो उससे आपका जो रिस्क होता है वो वैसे ही बहुत कम नीचे आ जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पसंद है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि कोई भी स्टॉक अगर मार्केट पूरा डाउन है तो वो स्टॉप लॉसेस हिट करते जाता है नीचे, और कंपनी के अंदर अच्छी खासी वैल्यू रहती है, उसके बावजूद भी वो हिट करते हुए चला जाता है, क्योंकि उस वक्त मार्केट जब डाउन होता है तो स्टॉक्स अपनी वैल्यू नहीं देखता, वो तो बस गिरता रहता है। और जब एक्चुअली जब स्टॉक मार्केट ऊपर वापस बाउंड करना स्टार्ट करता है तो वो जो स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर वैल्यू बची हुई होती है वो डबल स्पीड से ऊपर आते हैं। तो आपका तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो आप तो ऑलरेडी गेम से बाहर हो जाते हैं ऐसे केसेस में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर अगर पर्सपेक्टिव से घुसते हैं कि जैसे हम साल भर 2 साल भर इस टाइप से पर्सपेक्टिव ले घुसते हैं, तो आप कम से कम 15 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके और बाद के अंदर अच्छे रिसर्च स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके और बैठे रह सकते हैं। और जब स्टॉक मार्केट अच्छा खासा ऊपर रहता है तो आपका पोर्टफोलियो की भी ऊपर रहने की काफ़ी अच्छी उम्मीदें होती हैं। तो आप अच्छे टाइम के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं या फिर नया पोर्टफोलियो उस पोर्टफोलियो पूरे को उड़ा के नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप काम कर सकते हैं और हम उसी के अंदर ज़्यादा बिलीव करते हैं स्टॉप लॉस से ज़्यादा। क्योंकि स्टॉप लॉस क्या है? रिस्क को कम करने का तरीका, और हमारा जो रिस्क को कम करने का तरीका है वो है डाइवर्सिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिसर्चेज़।